पढ़ना पड़ेगा आपको। अभी वैकेंसी पर वैकेंसी दे रहा है, अभी नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा फिर। बताओ, 27 नंबर क्वेश्चन किस किस से नहीं बना वो बताना है, ठीक है, या सब से नहीं बना। माइक्रोमीटर, ठीक है, तो माइक्रोमीटर द्वारा जांच को निम्न में से किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए। तो सबसे पहले देखो क्या है माइक्रोमीटर। सिर्फ एक वर्ड को देखोगे माइक्रोमीटर, अगर सिर्फ एक ही को वर्ड रहता माइक्रोमीटर तो हम इसको किस तरह से देखते। तो इसको अगर एक ही वर्ड आता है, इसको अब दो तरीका देखते थे। एक हो सकता था कि एक हो सकता था कि लंबाई का मात्रक होगा, ठीक। और दूसरा होगा क्या, कोई मापक यंत्र। यही दो चीज में हो सकता है माइक्रोमीटर से। माइक्रोमीटर को अगर एक सिर्फ माइक्रोमीटर को देखेंगे तो हो सकता है कि ये लंबाई का मात्रक हो या फिर किसी का मापक यंत्र हो। तो लंबाई का मात्रक होगा तो बताओ एक माइक्रोमीटर का मान कितना होता है, 10⁻⁻। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आ गया मापक यंत्र में, तो बताओ किसी भी मापक यंत्र को अगर हम मापने के लिए चाहेंगे तो उसमें क्या होगा। वो जिस भी चीज है, जैसे हमें अभी हम बोल रहे हैं, तो बताओ कहीं दौड़ते हुए आए अब पूरा अकबक अकबक में, और उस टाइम में अगर कुछ पूछ देगा तो बताओ उस टाइम में बोल नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या होगा, हम सबसे पहले हमको अस्थिर होना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी मापक यंत्र अगर किसी भी चीज से मापते हैं तो इसका क्या मापेंगे, लंबाई हो या फिर उसका मोटाई या फिर उसका व्यास नापेंगे। बताओ यही चीज ना नाप सकते हैं उसका। तो किसी भी मापक यंत्र का नापेंगे जब वो अस्थिर अवस्था में रहेगा। किस तरह से, अस्थिर अवस्था में रहेगा तभी हम इसका मापना चाहिए। कब रहेगा वो, अस्थिर अवस्था में। आप बताओ कोई भी मापक यंत्र है, ठीक है, उ, क्या बोला, स्क्रू गेज की सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। देखो इधर, अगर कोई भी मापक यंत्र है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, स्क्रू गेज के सिद्धांत पर काम करता है। स्क्रू गेज मतलब क्या, कस के उसको घुमाने वाला जो होता है उसी के सिद्धांत में काम करता है। तो यहाँ पहुंचा है किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए ना, तो नहीं मापेंगे कब, घूमती अवस्था में। तब जो नहीं मापने दिया कब नहीं मापेंगे उसको, घूमती हुई अवस्था में, ठीक है। और स्क्रू मापक यंत्र जो किस सिद्धांत पे काम करता है, स्क्रू गेज के सिद्धांत पर। और जो ये माइक्रोमीटर है ये अत्यंत सटीक मात्रा देता है, सटीक मापक यंत्र है, ठीक है। जो माइक्रोमीटर है ये अत्यंत सटीक मापक यंत्र है, ठीक है। अब बाकी जितना भी मापक यंत्र है किस सिद्धांत पे काम करता है, स्क्रू गेज के सिद्धांत पर। और जो अत्यंत सटीक मापक यंत्र होता है वो एबेक के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर, ये दो चीज ध्यान लो, ठीक है। एबेक की, बताओ यहाँ इसमें कोई दिक्कत है, अभी से जो भी आएगा बन जाएगा। यानी कि पूछ लिया कि अत्यंत सटीक मापक यंत्र जो है किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो एबेक के सिद्धांत पर। अगर ऐसे सिंपल मापक यंत्र है तो किस पे काम करेगा, स्क्रू गेज के सिद्धांत पर। अब माइक्रोमीटर का उपयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। किसी का लंबाई का एक मात्रक हो सकता है जिसका मान कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। और यह एक तरह का मापक यंत्र है जिसको किसी पे मापने का काम करते हैं, मोटाई और व्यास को। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है, स्क्रू गेज की सिद्धांत पर। बस इसमें आपको दिक्कत होगा। इस साइंस का क्वेश्चन है, यह ट्रेड का क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें इसमें डाल दिया। आगे क्या है, इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा किया जाता है। तो देखो इसमें क्या देखना है कि एक तो जानना है कि रेडिएटर क्या चीज है, तभी ना पता करेंगे क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, इंजन होता है। अब इंजन चालू है तो इंजन चालू है, क्या होता है, गर्म होता है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो मेरा क्या है, मेरे अंदर उष्मा का संचरण होगा जिससे क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। तो इंजन हो गया मान लो कि सपोर्टेड क्या, गर्म। अब बताओ इंजन गर्म हुआ और गर्म में रह जाएगा, क्या हुआ, फट जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको ठंडा करना पड़ता है। तो इसके लिए ठंडा करना पड़ता है कि जो गर्मी है इसको अवशोषण, ठीक है। अवशोषण कौन करता है, शीतलक। ये नाम सुना है ना, शीतलक। तो शीतलक जो है क्या किया, गर्मी को अवशोषण किया। ये गर्मी को अवशोषण करके ये हस्तांतरण कर देता है किसके पास, रेडिएटर के पास। अब शीतलक गर्मी को अवशोषण किया, ये भेज दिया किसके पास, रेडिएटर के पास। अब रेडिएटर में लगा होता है पंखा, देखा होगा जो भी मशीन होगा उसमें एक छोटा सा पंखा लगा होता है। तो रेडिएटर में लगा होता है पंखा, तभी रेडिएटर से जो उष्मा है किस में चल जाता है, पंखा में। अब पंखा से चल जाता है वायु मंडल में, ठीक है, वायुमंडल में चल जाता है। तो बताओ पंखा से जो वायुमंडल में गया वो किस विधि से जाता है, संवहन से। किससे,
संवहन विधि से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है रेडिएटर में उस वक्त ताप का संचरण किसके द्वारा होता है, तो रेडिएटर में जो ताप का क्या बोला है, संचरण हो रहा है संवहन विधि से, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, संवहन, ठीक। इसमें तो आप बताओ, इसमें दिक्कत हुआ, क्योंकि किसी भी इंजन अगर गर्म हुआ तो उसको अब शोषण करने का क्षमता थी किसके पास होता है, शीतलक के पास में। ये जो है उष्मा का ट्रांसफर कहाँ कर देता है, रेडिएटर के पास। रेडिएटर पंखा के द्वारा वायुमंडल में चल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इंजन पुनः ठंडा हो जाता है और चलते रहता है, ठीक है। ये दो चीज ध्यान देना इसमें। आगे क्या है देखो, मैग्नेटिक चक्र किस क्लेम का उदाहरण है। तो सबसे पहले देखो यहाँ इसमें 100 वर्ड आया क्लेम, आया ना। क्लेम का मतलब होता है पकड़ना या जकड़ना, किसी भी चीज को किसी भी तरह से अगर पकड़ लिए तो उसको क्या बोलेंगे, क्लेम। ये क्लेम का वर्ड का मतलब क्या हुआ, पकड़ना हुआ ना। यहां तक कोई दिक्कत ना। आप पकड़ सकते हैं कितने भी तरह से, दो तरह से पकड़ सकते हैं। एक होगा यांत्रिक विधि, एक तो होता है चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय विधि। तो यांत्रिक विधि का मतलब क्या, उसके अंदर डाल देंगे, उसके बाद पकड़ेंगे, या तो ऐसे उठा के पकड़ सकते हैं। और चुंबकीय विधि से क्या हुआ, उस पर रख देंगे, चुंबक के द्वारा सट जाएगा। तो इसमें पूछा है मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक का मतलब क्या था, चुंबकीय। तो पूछा है मैग्नेटिक चक जो है किस क्लेम का उदाहरण है। तो बताओ, जिसको कि स्क्रू, जिसमें इसमें क्या आ जाएगा, स्क्रू, ठीक है, स्क्रू आ जाएगा, गेज आ जाएगा, जो भी जितना भी हम लोग अभी पढ़ते हैं, गेज हो गया। ये हो गया यांत्रिक विधि, यानी उसको फंसा करके करना पड़ता है। किसी को बोल्ट खोलना पड़ेगा तो उसके अंदर डालना पड़ेगा, उसके बाद खुलेगा। लेकिन अगर चुंबकीय विधि से खोलना है तो उसके ऊपर सटा देंगे, रख देंगे, जिससे क्या होगा, चुंबक से खींच लेगा। तो बोला मैग्नेटिक चक जो है किस प्रकार का है। तो बता, ये तो है, इसमें मैकेनिकल का काम होता है, इसको बोलेंगे मैकेनिकल क्लेमिंग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल। इसमें अगर मैकेनिकल का कहीं काम हो रहा है नहीं, तो इसको बोलेंगे नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। यहां तक कोई दिक्कत हुआ, आप बताओ। तो ये जो है चुंबकीय चक जो है किस तरह का उदाहरण है, देख लो वहां पे, नॉन मैकेनिकल क्लेमिंग का। इसमें कोई दिक्कत हुआ, किसी भी चीज को अगर पकड़ना है तो ये तरह से पकड़ सकते हैं, उसको कुछ सहारा दे करके, या तो एक चुंबक के सहायता से। तो चुंबक के सहायता से जिसको पकड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, नॉन मैकेनिकल क्लेमिंग। और जिसको अगर यांत्रिक सहायता से पकड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल क्लेमिंग। इसमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस आगे देखो क्या है, लेंस की शक्ति या पावर माइनस में 0.25D है। तो इस लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी क्या होगी। तो आप बताओ, लेंस देखो, लेंस है तो लेंस कितना प्रकार का होता है, एक होगा अवतल, एक तो होता है उत्तल। तो आप बताओ, उत्तल का फोकस दूरी और अवतल का फोकस दूरी बताओ। अवतल का फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, तो अवतल का फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक। और उत्तल का कैसा होता है, धनात्मक। और बताओ, अब उत्तल को क्या कहते हैं, अभी सारित लेंस, इसको क्या बोलते हैं आप, अपसारित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारित, सही बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो अपसारित का मतलब क्या हुआ, फैल जाना। इसका मतलब क्या होता है, फैलना। और अभिसारित का मतलब होता है क्या, जुड़ना, ठीक है, यानी एक साथ में आ जाता है। तो बताओ, कोई भी जैसे कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, फैल रहा है या फिर एक साथ हो रहा है, बताओ ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो फैलना किस में होगा, अवतल लेंस में। और एक साथ जब एक ही साथ हो जाएगा तो उसको किस में होगा, उत्तल लेंस में। तो यही पर यहाँ पे बोला गया है कि लेंस की क्षमता इतना है। तो आप बताओ, लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में एक होता है, तो लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, बताओ, डायोप्टर होता है। क्या होता है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रा डायोप्टर। तो आप बताओ, यहाँ पे क्या है, लेंस की शक्ति P और फोकस दूरी। अब लेंस की फोकस दूरी में रिलेशन होता है 1/f के। और f को इसमें हमें किसमें लेते हैं, हमेशा मीटर में। तो मीटर में लेंगे f को, तो क्या क्षमता शक्ति किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, माइनस कितना है, -2.5D और 1/f। अब माइनस में देखो, इसको नीचे लिखेगा, इसको हटाएंगे, कितना होगा, 100 होगा, कितना हुआ, 4। तो f बराबर कितना आ गया, -4। अब फोकस दूरी किस में आ गया, ऋणात्मक में। तो आप बताओ ऋणात्मक में कौन है इसमें,
अब चलते हैं, यहाँ देखो ऋणात्मक है और कौन सा लेंस है, तो इसका आंसर कितना होगा बताओ, इससे तो रिलेटेड कहीं आएगा तो बन जाएगा, लिख लो इसको। आगे बताएं, देखो क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है, किसी भी पल का एक क्षण का मान जो है वो पूछा है, तो हम लोग क्या है धारा पे है, क्या है धारा, तो हम लोग धारा पढ़े कि एक होता है एसी धारा, एक होता है डीसी धारा, एक को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, एक हो गया डायरेक्ट करंट, यानी अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, इस दोनों के बारे में देख लो। देखो अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट का मतलब हुआ कि इसका दिशा कभी नहीं बदलता है, ठीक है, यानी कि इसका दिशा समान होता है, ठीक है, इसका दिशा बदलता है, ठीक है, दिशा ही नहीं दिशा बदलता है, तो इसका जो है मान, इसका दिशा एक सेकेंड में कितना, एक सेकेंड में 50 बार बदलता है, कितना बार 50 बार, जो हम लोग का अभी लाइन आ रहा है ये अपना दिशा एक सेकंड में कितना बार बदल रहा है 50 बार, तो इसका जो मान अगर पूछता है बोलता है बोलेंगे 50 हर्ट्ज होता है, कितना 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे ध्यान देना किसका प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के बारे, तो एसी का जो है एक सेकंड में इसका दिशा कितना बार बदलता है 50 बार, ये 50 बार बदलता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक बार होता है धनात्मक दिशा और दूसरा एक बार होता है ऋणात्मक दिशा, एक बार हुआ 50 बार में धनात्मक दिशा और एक बार ऋणात्मक दिशा, इस तरह से इसका अगर पूछ देंगे कि एक सेकेंड में कितना बार दिशा बदलता है तो कितना हो जाएगा 100 बार, ठीक है, एक सेकेंड में 100 बार अपना इस दिशा को बदलता है कौन, अल्टरनेटिव करंट, जो हम लोग के अभी यहाँ पे आ रहा है, ये अपना दिशा एक सेकेंड में कितना बार बदलता है 100 बार, लेकिन डायरेक्ट करंट जो है क्या दिशा नहीं बदलता है, तो आप बताओ इसमें 100 बार बदला ही दिशा, तो इसमें दूर तक किसको ले जा सकते हैं, इसको दूर तक ले जा सकते हैं, ठीक है, ले जा सकते हैं, लेकिन इसको दूर नहीं ले जा सकते, ठीक है, तो आप क्या हुआ कि इसमें से ज्यादा, इसमें आप बताओ ऊर्जा का जो क्षय ज्यादा किसमें होगा, क्षय इसमें होता है ज्यादा, तभी ना इसको ज्यादा दूर तक नहीं ले पाएंगे, तो ज्यादा ऊर्जा का क्षय किसमें होगा डायरेक्ट करंट में, और ज्यादा ऊर्जा का क्षय नहीं होगा एसी में, तो ज्यादा दूर तक हम किसको ले जा सकते हैं एसी करंट को, हम लोग का जो घर में आता है कौन सा करंट आता है एसी करंट का, क्योंकि बहुत दूर से इसको बनाया जाता है फिर वहां से भेजा जाता है, तो एसी करंट का हम लोग उपयोग करते हैं डीसी का। आप बताओ इसका उदाहरण बताओगे डीसी का वो कौन कौन सा बनाता है, तो जो बैटरी है कोई सोर्स सेल होता है जो, ये सब किसका उदाहरण है डीसी का। आप बताओ ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर किस कौन सा बनाता है एसी, और जनरेटर अगर पूछेगा तो जनरेटर पूछेगा डीसी, लेकिन कुछ कंडीशन में एसी भी उसमें बनाया जा सकता है, तो इसलिए जनरेटर किसका उदाहरण है डीसी का, तो इसमें कोई दिक्कत ना। तो आप पूछा है कि इसका एक पल का एक सेकंड का जो जिस सेकंड बारे में पूछ रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, यानी कि उसका किसी भी पल का मान, तो किसी भी पल का मान क्या होगा तत्काल मान होगा, तो उसका किसी भी मान को क्या बोलेंगे तत्काल मान। अब यहाँ पे क्या है देखो आरएमएस मान हुआ एक तरह से कि जहां पे उत्पादन हुआ और जहां पे भेजा गया उसके बीच का जो टोटल मान होगा, एक तरह का औसत मान को क्या बोलेंगे आरएमएस मान, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना। और फिर औसत मान है, तो औसत मान है जो गणितीय रूप से निकाला जाता है उसको बोलेंगे औसत मान। आगे क्या देखो निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सीक्रेट लाइटर में किया जाता है, तो सीक्रेट लाइटर में किया जाता है जो अत्यंत ज्वलनशील गैस होगा, तो अत्यंत ज्वलनशील गैस यहाँ किस कौन सा है ब्यूटेन है, ठीक है, तो प्रोपेन और मीथेन का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन सीक्रेट में किसका किया जाता है ब्यूटेन का। तब बताओ ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा C4H10, ब्यूटेन का क्या होगा C4H10। आप बताओ इसमें तीन आता है, ठीक है, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। बता इसका फार्मूला बताओ क्या होता है, एल्केन का क्या होता है CnH2 प्लस
टू। इसका क्या होता है CnH2n, ठीक है। इसका क्या होता है Cn2n-2। इसमें कोई दिक्कत ना है। अब बताओ ब्यूटेन जो है किसका सदस्य है, एल्किन का है या फिर एल्केन का है, एल्काइन का है? एल्केन का। ब्यूटेन किसका है? एल्केन का। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे सकते हैं। आगे क्या है, रेफ्रिजरेटर में किस गैस का व्यवहार होता है? तो अभी का जो आधुनिक समय का रेफ्रिजरेटर है इसमें किया जाता है CFC का, ठीक है। किसका बोला जाता है कि रेफ्रिजरेटर जो है ओजोन परत को क्षय का कारक है। तो अब अभी जो इसका यूज किसका किया जा रहा है, CFC का। लेकिन इसमें यूज और किसका होता है, अमोनिया का। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना है, ठीक। आगे क्या है, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? इसके बारे में तो बहुत बार बताए हैं। तो देखो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होगा, पहले अगर ऐसी लेंगे तो ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाए ठोस में भी बहुत सारा आएगा, ठीक है। एक इसमें एग्जांपल लेते हैं निकेल, ठीक है। दूसरा लेते हैं इस्पात, तीसरा में लेते हैं लोहा। अब बता इस तीनों में सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस, निकेल, इस्पात और लोहा, तीनों तो ठोस है। लेकिन इस तीनों में अगर सबसे अधिक पूछेंगे ध्वनि का वेग किसमें होगा? सबसे अधिक होता है निकेल में, उसके बाद किसमें होता है, इस्पात में, उसके बाद लोहा में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि ध्वनि का वेग किसमें अधिक होगा। यहाँ पे कौन सा एग्जांपल में है, इस्पात। इस्पात हो गया। आप बताओ कि अगर ध्वनि ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बता, ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ताप घटाएंगे तो ध्वनि का वेग घटेगा। आप आगे बताओ कि आर्द्रता, आर्द्रता अगर बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बताओ, आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ध्यान देना, इसीलिए इसको लिखा है। तो ताप बढ़ाने से ध्वनि का वेग बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ाने से ध्वनि का वेग कमेगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या, देखो आगे इसके बारे में पढ़ा है। देखो आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी शक्ति कम होती है? तो हम जो विद्युत मोटर होता है, ठीक है, या जनरेटर होता है, उसमें क्या लगा होता है, आर्मेचर। आर्मेचर एक जो है कुंडली जैसा होता है, ठीक है, कुंडली नुमा होता है, ठीक। जिसमें कि किसका, तार का बहुत ज्यादा गुच्छा लगा होता है, मेढ़ा जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं आर्मेचर। तो बोला आर्मेचर में जो है लेमिनेटेड होने से क्या होता है, तो आर्मेचर जो बना होता है उसके बगल बगल में एक पतला सा परत डाल देता है, ठीक है। पतला सा परत, जिसमें क्या होता है कि भंवर धारा जो होता है, भंवर धारा एक प्रकार का क्या है कि कोई करंट है, बिजली है, बन रहा है। अगर उसमें उष्मा का जो निर्माण हो जाएगा, यानी कि उष्मा को गर्म हो जाएगा, तो उसमें कौन सी धारा बहने लगेगी, भंवर धारा। तो भंवर धारा से बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं, लेमिनेटेड में, यानी आर्मेचर के बगल में क्या डालते हैं, पतला सा परत डाल देते हैं। तो वही पूछा है कि आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी शक्ति कम होती है। तो कौन सा शक्ति कम होगा, एंटी धारा, जो कि धारा का विरोध कर रहा है, वो कम होगा। तो एंटी धारा शक्ति का क्या हुआ, कम होगा। यही जानना है इसमें, ठीक है। आगे तो क्या, मानव शरीर का कौन सा अंग विभिन्न अंगों की क्रियाओं में तालमेल बैठाता है? इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा। कौन सा, मस्तिष्क। आगे बताओ, एक खींची हुई स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है, ठीक है। तो एक तो होता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। देखो इधर, एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। तो देखो इधर, जो गति के कारण जिसमें ऊर्जा आएगा उसको क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा में हर समय क्या मौजूद रहेगा, गति। और जो एक अस्थिर अवस्था के कारण जो ऊर्जा आएगी उसमें, उसको क्या बोलेंगे, अस्थितिज ऊर्जा। तो इसका क्या होता है, एच फॉर्मूला आता है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, एच। और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, दो जगह लिख रही है। इसका क्या होगा, mgh। इसमें कोई दिक्कत है, यानी जिस गति के कारण जिसमें ऊर्जा आएगा उसको क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। और जो स्थिति के कारण कुछ ऊंचाई पे हो उसको क्या बोलेंगे, अस्थितिज ऊर्जा। और यहाँ पे एक तो देखो, अब ना तो गति है, इसमें सिर्फ गतिज है। तो यहाँ बोला है खींचे हुए, तो खींचा हुआ है, सिर्फ खींचे
रखा हुआ है, तो इसमें कौन सा ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें होगा अस्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पे आ गया एक ठोपट कौन सा, प्रत्यास्थ। तो प्रत्यास्थ उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, कि जिसको अगर खींच दिए अब फिर उसी अवस्था में आ गया उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ। अब बताओ सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता किसका होता है, इस्पात का। किसका होता है, इस्पात को देखिए अगर ये पूरा लंबा रहेगा उसको खींच के सटा दो फिर छोड़ेगा वहीं चल जाएगा, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, प्रत्यास्थ ऊर्जा। ठीक है, आगे क्या, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो क्षारीय धातु जितना है लगभग उसमें से दो तीन को क्या किया जाता है, चाकू से काट सकते हैं। तो उसमें कौन सा आ जाएगा, सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसके परमाणु द्रव्यमान 23, कितना होगा 23, दो चीज ठीक है। आगे बताओ निम्न में से किसकी विशिष्ट उष्माधारिता, क्या बोल रहा है, विशिष्ट उष्माधारिता कमरे के ताप पर वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होगा। तो इसमें सबसे पहला बात देखना है क्या, विशिष्ट उष्माधारिता, यानी कि SHC। विशिष्ट उष्माधारिता उसको बोलेंगे कि किसी भी वस्तु को, ठीक है कोई भी ले लो वस्तु, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, इसको 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर जो जितना उष्मा लगेगा उसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट उष्माधारिता। यानी 1 डिग्री सेल्सियस को गर्म करने पर जितना सबसे ज्यादा जिसमें लगेगा, जितना ऊर्जा आती उष्मा का खर्चा होगा उसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट उष्माधारिता। तो जो पानी है, ठीक है, इसको 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने में सबसे अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जितना देर में इसको गर्म करते हैं उतना देर में ठंडा भी होता है, कौन, पानी। तो अगर यहाँ पे पूछ देगा कि लोहा या कांचा या कांच या पारा में, तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने में किसमें उष्मा खर्चा होगा, तो पानी मारना है। अगर ठंडा करने में पूछेगा तो पानी मारना है, ठीक है, दोनों जगह हो जाएगा पानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बताओ क्या है, थॉमसन एडिसन। तो किसका आविष्कार किया था, थॉमसन एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब का किया था। तो कोई भी चीज है, हम किसी भी चीज का इन्वेंशन करेंगे अगर, तो उसका क्या होता है, सरकार एक पेटेंट दे देता है कि उसका एक अधिकार किसके पास है, हम खोज किए हैं यानी हम इन्वेंशन किए हैं तो मेरे पास अधिकार होता है, तो उसी का मतलब होता है पेटेंट, ठीक है। तो जैसे पेटेंट का हो गया था अभी, जैसे रिलायंस का जियो सिम है, तो बता इसका पेटेंट किसके पास है, उसके अलावा कोई जियो पे किसी और कंपनी बेच सकता है, यानी उसका एकाधिकार प्राप्त हो जाता है उस इंसान के पास में, ठीक है। तो इसी तरह है, थॉमस अल्वा एडिसन ये बल्ब का खोज किया, तो इसको मिल गया क्या, पेटेंट, यानी कि वही उस चीज को बेच सकता है, उसके अलावा किसी कोई और नहीं बेच सकता। वो कहाँ का था, अमेरिका का। कहाँ के, अमेरिका का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पेटेंट प्राप्त हुआ था ये पूछा जाता है कभी कभी, तो 1879 में हुआ था, ठीक है, दो चीज ध्यान देना है इसमें। तो थॉमस अल्वा एडिसन कहाँ के थे, अमेरिकी थे, ठीक। आगे बताओ निम्नलिखित में से कौन सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करता है, तो बोला है सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करना। तो देखो यहाँ पे क्या है, फोटो है, फोटो का ही मतलब क्या हुआ, प्रकाश, ठीक है। तब प्रकाश वोल्टिक सेल जो रहेगा तो प्रकाश का यूज करेगा ही, और उसके बाद किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। तो बता यहाँ पे प्रकाश को किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में। तो बता पूछ रहा है कि कौन सा इसमें प्रयोग करता है। एक तो हो गया फोटो वोल्टिक सेल, उसका नाम से पता चल गया। दूसरा है क्या, सौर। तो सौर क्या है, सूर्य का तापमान लेगा, तो ये भी हो गया, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर रहा है। तीसरा चीज क्या है, बायोमेस उत्पादन। तो बायोमेस उत्पादन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, प्रकाश सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, उसके बाद जाकर के वो अपना उत्पादन करता है। एक तरफ से इनडायरेक्ट रूप से ये भी यूज कर रहा है, लेकिन ऑप्शन में ए भी दिया है तो क्या मारेंगे, ए और बी, ठीक है। आगे देखो, अम्लीय वर्षा तब होती है जब पर्यावरण में उत्सर्जित होता है। तो अम्लीय वर्षा क्या है, जैसे जितना भी कारखाना है, ठीक है, तो जितना भी कारखाना है, ठीक है, उसमें क्या है, पेट्रोलियम से संबंधित चीजें जो होती है ज्वलनशील होता है, जिसके कारण इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और प्लस में नाइट्रिक एसिड HNO3, इस दोनों का उत्पादन होता है। किसका, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3। इसका जब उत्पादन होता है ये कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। तो वायुमंडल में जाने के बाद, तो वायुमंडल में जाने के बाद क्या वो खत्म हो जाएगा,
नहीं होता है, ई जाकर के अभिक्रिया करके क्या बनाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, ठीक है। तो इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी है आंसर, ठीक है, वो भी होगा, लेकिन मेन रूप से कौन है अम्लीय वर्षा का कारक? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया कौन सा, देखो सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसलिए कौन सा आंसर होगा? सल्फर डाइऑक्साइड होगा। आप बताओ अम्लीय वर्षा से क्या होता है कि हम लोग के शरीर पर अगर पड़ेगा तो क्या होगा? फोड़ा फुंसी त्वचा पे असर कर जाएगा। क्या बोले ठीक, लेकिन लिख दिए गलत। तो क्या हो जाएगा? ये तो जान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहे हैं और नाइट्रिक एसिड बोल रहे हैं। तो जो कितना भी कारखाना रहता है उससे किस चीज का उत्सर्जन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और जो वायुमंडल में जाके मिल जाता है, और वायुमंडल में मिलने के बाद किसका निर्माण करता है? वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिससे किसका फिर ऊपर में रह जाता है। और जब बादल बनता है फिर वर्षा के रूप धारण करता है, तो यही कहाँ पे गिर जाता है? जमीन पे, जो क्या रहता है? खतरनाक साबित होता है, जिसके कारण हम लोग को सबसे असर कहाँ पड़ता है? त्वचा पे, आंख पे असर पड़ता है। तो इसलिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। आगे क्या है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल, देखो दुर्बल अम्ल बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। इसमें अगर जितना देखो, अभी हम लोग दही में बोलेंगे कौन सा अम्ल होता है? तो नाइट्रिक अम्ल को दही वाला खा लेते हैं। इमली में कैसा अम्ल होता है? इमली में तो उसको भी खाते हैं। यानी कि बहुत सारा अम्ल है जिसको कि यूज हम लोग खाते हैं, यानी कि वो दुर्बल है, यानी वो खतरनाक नहीं है। तो इसी में अगर पूछ देंगे प्रबल अम्ल का, तो इसी को याद कर लो। तो देखो प्रबल अम्ल में दो ही तीन को याद करना है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। आगे एक तो याद कर लो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दूसरा याद कर लो नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। मेन रूप से यही तीनों याद करने से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पूछेगा प्रबल अम्ल कौन कौन सा हुआ? HCl, H2SO4 और HNO3। तो इसमें पूछा है कि दुर्बल अम्ल कौन सा? एक तो यहाँ पे दिया है, देखो कौन? तो पर क्लोरिक अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल है। और एक तो है पर ब्रोमिक अम्ल, वो भी कैसा है? प्रबल अम्ल। तो एक क्लोरिक अम्ल याद कर लो, एक तो ब्रोमिक अम्ल याद कर लो, दो चार पांच गो हो गया प्रबल अम्ल। बाकी बात जो बचेगा कैसा रहेगा? सब दुर्बल अम्ल। तो इसमें कौन सा बच गया? देखो एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल एक प्रकार का कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या देखो, निम्नलिखित में से सबसे भारी गैस कौन सी है? तो बताओ अगर भारी किसी का वजन पता करना है तो किससे पता करेंगे? उसका द्रव्यमान से, उसी से पता करेंगे। तो आप इसमें से काउंट कर दो कि किसका द्रव्यमान कितना होगा। तो बताओ यहाँ पे बोला क्या? गैस बोला ना, इसलिए हाइड्रोजन क्या लिखेंगे? H2। उसके बाद रेडॉन है, ठीक है, उसके बाद आर्गन है, हीलियम है। तो बताओ H2 का द्रव्यमान कितना होगा? कितना हो जाएगा? 2U। आर्गन का कितना होगा? कितना? 26 की 36। और हीलियम का 4। आगे बच गया रेडॉन का। देखो बच गया रेडॉन। तो रेडॉन का जो द्रव्यमान होता है 122 होता है। कितना होता है? 122 ग्राम लिख दो मोल में, या फिर यू में लिख दो। तो आप बताओ इसमें सबसे भारी कौन सा हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं? तो देखो इधर परमाणु रिएक्टर जो है उसमें न्यूट्रॉन का जो है कि क्या होता है? न्यूट्रॉन का विखंडन होता है, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रॉन का जो है विखंडन होने से उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो मंदक है वो न्यूट्रॉन के विखंडन को रोकने का काम करता है। क्या करता है? रोकने का। अगर बहुत ज्यादा विखंडन हो जाएगा तो बहुत सारा ऊर्जा निकल सकता है, जिसके कारण क्या हुआ कि क्षति हानिकारक भी हो सकता है। तो उसीलिए उसमें मंदक का काम करता है रिएक्टर के रूप में। तो पता मंदक के रूप में जिसका यूज होता है उसमें एक होता है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। और दूसरा होता है DTO यानी भारी जल। एक तो होता है H2O, ठीक है। भारी जल वो गलत लिखा हुआ है, भारी जल होगा। और आगे क्या हुआ? ठंडा जल यानी H2O। ये किसके रूप में काम करेगा? मंदक के रूप में। अगर इसी में बोल दिया स्नेहक के रूप में, तो बता स्नेहक मतलब क्या? चिकनापन देना। तो चिकनापन में क्या हो? ग्रीस भी हो सकता है,
तेल भी काम कर सकता है, और दूसरा इसमें ग्रेफाइट भी स्नेहक के रूप में होगा। समझ में आया ना? कुछ भी डाल सकते हैं, पाउडर भी दे सकते हैं। तो स्नेहक में क्या आएगा? ग्रेफाइट। लेकिन पूछेगा कि मंदक के रूप में कौन कौन होगा, तो ग्रेफाइट, भारी जल और ठंडा जल। इसमें कौन सा आंसर होगा? देखो बोरोन हो जाएगा। कौन सा होगा? बोरोन। अब देखो यहाँ पे बोरोन दिया है। बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन को जो है नियंत्रण करने का काम करता है, ना कि रोकने का काम करता है। अगर पूछ देगा न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रण कौन करता है, तो बोरोन। लेकिन अगर मंदक के रूप में कार्य करता है तो ई तीनों, यानी कि उसको कम करने का काम करता है। लेकिन बोरोन कम नहीं करता बल्कि उसको नियंत्रण करता है। ठीक है, ध्यान देना है। आगे क्या है देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पादन क्या होंगे। तो इसको बताए थे बार जितना बार कि अगर जो अभिकारक, इधर वाला क्या कहेंगे? अभिकारक। तो अभिकारक से मिलकर ये क्या बनता है? उत्पादन। तो अभिकारक हो गया इस तरह, इसमें क्या बनेगा? उत्पादन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ, अगर तुम लोग से पूछते हैं कि अम्ल जो है अगर धातु के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा? तो लवण बनेगा, यानी धातु का लवण बनेगा, और प्लस में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसमें तो कोई दिक्कत ना। अगर यही रहेगा क्षार, देखो इधर, अगर क्षार धातु के साथ में अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, प्लस में H2 निकलेगा। तो इसी तरह से यहाँ देखो क्या है, क्षार है और यहाँ पे क्या है? धातु है। इस दोनों जब बन रहा है तो क्षार और धातु जब अभिक्रिया बन रही है तो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। देखो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे है? अब यहाँ बी नंबर पे। अब देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे कितना, ओ कितना, 2, और हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन तो 2 हो गया, ठीक। ऑक्सीजन भी कितना है? देखो 2 हो गया। यहाँ पे जिंक कितना है? 1। यहाँ पे भी जिंक कितना है? देखो 1। अब यहाँ पे देखो सोडियम कितना है? 2। तो यहाँ पे भी सोडियम संतुलित हो गया ना। इसको बनाने की जरूरत ना है, इसको ऑप्शन से ही देख लेंगे, ठीक। आप बताओ, अगर अम्ल आप प्लस में क्षार अभिक्रिया करेगा क्या बनेगा? बताओ। लवण बनेगा, प्लस में जल बनेगा, H2O बनेगा। ये ध्यान देना है, ठीक है। इसमें तो अब इसमें दिक्कत होगा, देखो नहीं ना, समझ में आ गया ना। आगे देखो, बोला फरवरी 2025 में कोलोन विश्वविद्यालय द्वारा पहचान किए गए प्रोटीन आइसोफॉर्म 1N4R टाउ की खोज किसके लिए की जा रही है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर पूछेगा एक प्रोटीन, तो देखो क्या है? टाउ है, ठीक है। एक प्रकार का यह क्या है? प्रोटीन है, जो कि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क के न्यूरॉन में पाया जाता है। कौन? टाउ। तो न्यूरॉन में पाया जाता है, जो क्या करता है? अल्जाइमर रोग के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखो अल्जाइमर की खोज के लिए किसका उपयोग खोजा जा रहा है? 1N4R टाउ। ये ध्यान देना है, ठीक है। अल्जाइमर हो गया इसमें सर। कौन सी प्रमुख खोज जठर अम्लता के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायता होती है? तो बोल रहा है कि कौन सा खोज है कि जठर अम्लता, पेट की जो है अम्लता, एसिडिटी, जिसे क्या होता है? अनपच बोलते हैं। तो अनपच की में को सहायक करता है, कौन सी खोज इसमें से पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा कि हम लोग का पेट जो है, ठीक है, इस तरह का है। तो इसमें क्या होता है? HCl अम्ल बनता है, ठीक है। तो HCl अम्ल अगर अधिक मात्रा में बनेगा कि उससे क्या हो जाएगा? अम्लता बढ़ जाएगा, जिससे क्या अपच अपच हो जाएगा। तो बोल रहा है उसी के लिए, उसके खोज के लिए कौन सी दवा जो है एक निर्माण किया गया जिसमें सहायक है। तो उसमें कौन है? हिस्टामाइन जो एक प्रोटीन है, ये क्या करता है? तो हिस्टामाइन, ठीक है। हिस्टामाइन एक तरह का प्रोटीन है। तो ये जितना बढ़ेगा उतना HCl का निर्माण बढ़ेगा, समझा। तो इस लेकर के इसी को अगर कंट्रोल करेंगे तो HCl कंट्रोल होगा ना। जिसके लिए किसका कौन सहायक है? हिस्टामाइन, ठीक है। इसको इसी समझ लीजिए, एक तरह से करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक। आगे क्या देखो, कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का होता है? देखो स्वपोषी, स्वपोषी और एक तरह का एक कौन सा जीव होता है? विषमपोषी। अब बताओ हम लोग क्या है? हाँ, हम लोग आप खुद से अपना शरीर से खाना बनाते हैं, किसी चीज पे आश्रित है, तो हम लोग क्या हो गए? विषमपोषी। और जो खुद से सब कुछ करता है उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी। तो जितना भी पादप यानी पेड़ पौधा वो कैसा है? तो आप इसी में पूछा है कि कौन सा ऐसा जीव है जो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों है। तो इसमें जो यूग्लिना है, ठीक है,
तो यूग्लिना क्या है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अगर इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये अपना भोजन बना लेता है। तो कैसा हो गया उस टाइम में, स्वपोषी। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो आसपास के जो कार्बनिक पदार्थ रहता है उससे क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से यूग्लिना क्या हो गया, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों है। आगे है प्लाज्मेडियम, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, विषमपोषी है। तो यूग्लिना क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है यूग्लिना। हम लोग जो है, मानव जो है, हम लोग तो बहुकोशिकीय, बहुत सारा कोशिका हम लोग के पास है। तो इसी तरह अगर पूछेगा कि यूग्लिना क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय। अमीबा में क्या है, एक कोशिकीय। इस तरह इसके बारे में समझ में आ गया ना। यूग्लिना जो है किस आधार पर स्वकोषीय और विषमपोषी दोनों है, क्योंकि उसके पास क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। जब क्लोरोप्लास्ट पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो क्या करता है, भोजन का निर्माण कर लेता है, जिसकी वजह से हो गया स्वपोषी। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो बगल आसपास में जो कार्बनिक पदार्थ रहता है उससे अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, ठीक है। आगे क्या, किसी व्यक्ति में पित्त वाहिनी का अवरुद्ध होना सामान्यतः किस विटामिन की कमी के से संबंधित है। देखो, दो तरह का विटामिन होता है, एक होता है वसा में घुलनशील, एक हो गया वसा में घुलनशील, और एक हो गया जल में जो घुलनशील है, ठीक है। तो वसा में, जल में जो घुलनशील होता है वो BC होता है, ठीक है। इसमें होता है ADE तो ADE जो विटामिन है वो किसमें घुलनशील होता है, वसा में। और जो जल में होता है कौन होता है, BC। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, पित्त वाहिनी में जो कौन सा विटामिन जिम्मेदार है जिसको कि उसको अवरोध पैदा करता है। यानी कि देखो, हम लोग के पेट में पित्त आना चाहता है यहाँ पे पित्ताशय से, तो ये जो नली है इसमें कहीं अगर बीच में जाम कर देंगे तो अवरोध ही नहीं होगा। तो ये अवरोध करने का काम कौन सा विटामिन करता है, तो वही उसमें पूछ रहा है। तो बताओ, पढ़ा होगा कि यकृत में कौन सा विटामिन जमा होता है, ए। यकृत में कौन सा विटामिन जमा होता है, ए। तो यकृत में जमा होता है ए विटामिन, तो वही जो है संबंधित होता है कि जो कि पित्त वाहिनी में अवरोध करने का काम करता है। तो कौन सा विटामिन, ए। अब बताओ, ए अगर कमी हो जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी, रतौंधी। कौन सा होगा, रतौंधी। विटामिन ए का जो है केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। लिखेगा इसको, वसा में घुलनशील कौन कौन सा हो गया, ADE और जल में घुलनशील BC, ठीक। आगे क्या है, द्विबीज मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीज कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो इसमें देखो दो चीज हो गया, जाइलम, एक तो क्या हो गया, फ्लोएम। देखो इसको सिंपल से याद करना है, जो मतलब क्या, जल। तो जो जल और खनिज लवण का परिवहन करेगा उसको क्या बोलेंगे, जाइलम। जो जल और खनिज लवण का परिवहन करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, जाइलम। अगर कोई पेड़ है, देखो इस तरह से पेड़ है, आप बताओ इसमें जो है जल और खनिज का परिवहन किस दिशा में होगा, ऊपर की ओर होगा या फिर नीचे की ओर होगा। यहाँ से पानी लेगा ऊपर जाएगा, तो इसमें जो इसकी दिशा किसकी तरफ होती है, ऊपर। और फ्लोएम क्या करता है, ये क्या करता है, भोजन का। अब बता, भोजन कहाँ पे बनेगा, ऊपर पत्ती में, अब पत्ती से सब जगह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण पत्ती में नहीं हुआ तो कहाँ पे बन सकता है भोजन, तना में भी बन सकता है। इसलिए इसका जो है दिशा कैसा होता है, दोनों तरफ होता है। तो इसका दिशा बोलेगा तो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, लेकिन इसका दिशा ऊपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बोला है यहाँ पे कि इस दोनों के बीच में, तो एक पेड़ है मान लो इतना मोटा, तो इसमें क्या है, यहाँ पे है जाइलम, यहाँ पे फ्लोएम है, इसके बीच में जो है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो पेड़ के जो इसके बीच में होता है कैम्बियम, क्या होता है, कैम्बियम मतलब क्या, छाल। तो कैम्बियम होता है, तो कैम्बियम एक प्रकार का क्या है, संयोजी उत्तक है, क्या है, तो संयोजी मतलब क्या, वो जोड़ने का काम जो करेगा उसको कैसा उत्तक बोलेंगे, संयोजी उत्तक। तो हम लोग का जो ब्लड है वो कैसा है, तरल संयोजी उत्तक, यानी वो शरीर के पूरा भाग को जोड़ने का काम कर रहा है। तो कैम्बियम एक प्रकार का कैसा है, संयोजी उत्तक है। तो इसका इसमें क्या मार देंगे, संयोजी उत्तक। आप बताओ, बोला तंत्रारोम कहाँ होता है, पत्ती में होता है, ठीक है। द्वार कोशिका,
कहाँ होता है? पत्ती में होता है, जो रंध्र को खोलने के काम करता है, ठीक है। और सहायक कोशिका जो है एक प्रकार का कैसा है? फ्लोएम है, ठीक है। सहायक कोशिका एक प्रकार का फ्लोएम। फ्लोएम का भी 4 भाग होता है, और जाइलम में मार दिए। तो एक प्रकार कैसा है? फ्लोएम है, ठीक है। अब फ्लोएम भी 4 प्रकार का होता है और जाइलम भी 4 प्रकार का। तो अगर जब पढ़ेंगे आगे तो बताएंगे कभी। बोला है कि आमाशय के मुख्य कोशिका द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए महत्वपूर्ण है? तो देखो अभी हम बताए थे कि हम लोग का जो पेट में है उसमें क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो जब स्रावित होता है तो ये क्या करता है? पेप्सिनोजन को, किसको? पेप्सिनोजन को उत्तेजित करता है, यानी इसको सक्रिय बनाता है। और ये सक्रिय बनने से के बाद ये किसका रूप धारण कर लेता है? पेप्सिन का। किसका? पेप्सिन का। और पेप्सिन क्या काम करता है कि जो प्रोटीन का बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बदल देता है। तो प्रोटीन किस में बदल गया? अब पेप्टिक पेप्टिक ग्लाइकोन में बदल देता है। कौन? पेप्सिन। तो यहाँ पे पूछेगा कि आमाशय में जब प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा, कौन सा एंजाइम के द्वारा होता है? कौन सा एंजाइम के द्वारा होता है? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। तो अब यहाँ पे पूछा है कि आमाशय के मुख्य कोशिका द्वारा साबित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा होगा? देखो इसमें पेप्सिनोजन किस में चेंज हुआ है? पेप्सिन में। पेप्सिन जो प्रोटीन को किस में बदल दिया है? पेप्टिक ग्लाइकोन में। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ तो कोई दिक्कत? आप बताओ, अगर पूछेगा वसा का पाचन किससे होता है? इमाइलेज से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इमाइलेज, और बसा हो जाएगा ट्रिप्सिन, ठीक है। अब देखो उसको छोड़ दो, हटाओ। ऐसे तो दिक्कत हो रहा है, तुम नहीं देख रहा है कि आगे क्या है? बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी एक होता है ऑटोप्सी। तो दोनों लिखो यहाँ पे, देखो इसके बारे में लिख लो, इसके बारे में अभी कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। देखो एक हो गया ऑटोप्सी, एक हो गया बायोप्सी, ठीक है। तो बायोप्सी क्या होगा? बायो मतलब हो गया जीव, कोई देखो इधर, एक हो गया बायोप्सी, एक हो गया ऑटोप्सी। तो बायोप्सी क्या होता है? किसी भी जीवित शरीर से, कोई भी जीवित चीज है, ठीक है। अगर कोई भी जीवित शरीर है उसका एक टिश्यू लेकर के, मान लो मेरा शरीर का एक टिश्यू लेगा, कहीं का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के अगर प्रयोगशाला में कुछ जांच ऊंच करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बायोप्सी। अगर कोई जीवित वस्तु है उसका अगर टिश्यू का लिया तो उसको क्या बोलेंगे? बायोप्सी। अगर कोई मृत है, ठीक है, उसका अगर टिश्यू लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एटोप्सी। या इसमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बताओ बायोप्सी किस पर की जाती है? जीवित पर। अगर पूछ देगा ऑटोप्सी किस पे की जाएगी तो मृत पर, यानी कि कोई मरा हुआ इंसान है उसका शरीर का कोई छोटा सा टिश्यू ले लेगा और उससे प्रयोगशाला में या कहीं पे जांच करेगा, जो चीज उसको क्या बोलेंगे? ऑटोप्सी। और हम अगर जो जीवित शरीर है उससे लेकर के अगर कहीं जांच करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बायोप्सी। इसमें टिश्यू में कुछ भी आ सकता है, ब्लड का टिश्यू भी आ सकता है, मांस का कुछ भी हो सकता है, इसको क्या बोल देंगे? बायोप्सी। इस दोनों में समझ आ गया ना? तो अगर हम लोग का भी जो जांच होता है वो किस में होता है? बायोप्सी में या ऑटोप्सी में? तो अभी हम लोग जीवित है तो किस में होता है? बायोप्सी में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों चीजें याद रखना है, ठीक है। बस बोला ग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण देश के लिए होता है। तो बताओ IRS क्या हो गया? इसका फुल फॉर्म हो गया इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंडियन रिमोट सेंसिंग, और एस का मतलब क्या हुआ? सैटेलाइट। ये दो चीज ध्यान देना है, ठीक है। यानी कि यही नहीं मार देना कि इंडियन रिमोट सैटेलाइट, नहीं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से। तो ये किस पे काम करता है? ऊपर में चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी पर जो है ये क्या करता है? जैसे कि बात ही कितना बारिश हुआ है,
उसका आकलन कैसे होता है? इसके द्वारा होता है, सुदूर संवेदी रिमोट सेंसिंग से होता है। ठीक है, कहाँ पे कितना जंगल है वो किससे होता है? इसी से होता है, ना कि देखने, उसको देखने वहां पे जाके नहीं ना देख सकते हैं। तो जितना भी चीज का आकलन होता है किससे होता है? रिमोट सेंसिंग से होता है। ठीक है, बताओ ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? एमिनो एसिड ये 4 प्रमुख तत्व कौन है? तो एमिनो एसिड में जो है टोटल 20 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है 4, तो इसमें 4 मुख्य रूप से होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मुख्य रूप से होगा। ठीक है, देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर नहीं होगा, हाँ डी नंबर हो गया। तो कौन कौन सा हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये ध्यान देना है। ठीक, रहने देते हैं। ठीक, जैसा भी रहा सब कुछ ठीक है।